धरा जब समीर को मिलने के लिए बुलाती है तो वह थोड़ा हैरान होता है। धरा कहती है, भाई अगर ज़रूरी नहीं होता तो मैं कभी भी नहीं बुलाती आपको। और पिछली बार जिस रेस्टोरेंट में हम लोग यूं ही टकरा गए थे, वहाँ हम आज मिल सकते हैं। समीर कहता है, हाँ ठीक है। वैसे भी मैं आज कशिश के साथ लंच के लिए जाने वाला हूँ, तो तुम भी वहीं पर आ जाओ। धरा यह सुनकर खुश हो जाती है। वह लोग वहाँ पर मिलते हैं। धरा कहती है, भाई मैं जो बात कर रही हूँ वह सुनकर थोड़ी सी आपको हैरानी होगी, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ मेरी बात आप सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। समीर अपना सिर हाँ में हिलाता है। धरा कहती है, भाई रोशनी दी शादी कर रही हैं। रोशनी का जिक्र होते ही समीर उसकी बात को बीच में काटते हुए कहता है, धरा अगर तुम रोशनी से जुड़ी कोई बात करने के लिए हमें यहाँ पर बुलाई हो तो वेरी सॉरी। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। तुम जानती हो कि उसकी वजह से अभी को कितना हर्ट हुआ, उसने किस तरह से अभी को चीट किया है। इसलिए प्लीज मुझे उसके बारे में कुछ भी मत कहो। कशिश कहती है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू समीर, उसकी बात तो पूरी सुन लो। समीर कहता है, वह जिसके बारे में बात कर रही है ना, मुझे उसके बारे में कुछ सुनना ही नहीं है। कशिश कहती है, प्लीज एक बार तो सुन लो। धरा कहती है, हाँ भाई ये किसी की लाइफ का सवाल है, प्लीज। समीर कहता है, ठीक है बोलो। धरा कहती है, भाई वह रोशनी जिससे शादी कर रही है वह वैसे तो उनका बिजनेस पार्टनर ही है, रोनित ओबराय, लेकिन वह बिल्कुल भी सही नहीं है उनके लिए। वह ईशान को भी बिल्कुल पसंद नहीं करता और माँ भी उसे पसंद नहीं करती, लेकिन दी पता नहीं क्यों जिद कर रही हैं। वैसे उनकी जिद हम लोगों की वजह से ही है, क्योंकि मैं क्या समझाऊं। समीर कहता है, रोशनी अगर फैसला कर चुकी है तो तुम्हें फिर इस तरह से परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। और उसने अगर अपना लाइफ पार्टनर चुना है तो वह सही ही होगा। धरा कहती है, नहीं है वह सही, वह किसी तरह से सही नहीं है। उसके क्या इंटेंशन है पता नहीं, लेकिन वह दी से शादी जरूर किसी प्रॉफिट के लिए कर रहा है। समीर कहता है, तो तुम यह मुझे क्यों कह रही हो, जाकर रोशनी को समझाओ ना। कशिश समीर को कहती है, समीर मैं जानती हूँ कि तुम रोशनी से नाराज हो, लेकिन प्लीज तुम एक बार उसकी बात तो सुन लो अच्छे से। धरा कहती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज आप अभी भाई से बात कीजिए ना, और उनसे कहिए कि वह दी से बात करें या फिर वह दी से शादी कर लें। समीर थोड़े गुस्से से कहता है, वाह धरा, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम मुझे ऐसा कुछ कह रही हो। तुम भी उस फैमिली के साथ रहकर लगता है सेल्फिश हो गई हो। तुम ये सोच भी कैसे सकती हो। धरा कहती है, ठीक है, आपको मैं सेल्फिश लग रही हूँ तो मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन क्या मन्नू भाई के दिल में रोशनी दी के लिए कुछ भी नहीं है? क्या वे उनसे प्यार नहीं करते? समीर इस बात पर चुप हो जाता है। धरा कहती है, बोलिए ना भाई, मैं सिर्फ दी की तरफ से नहीं बोल रही हूँ, मुझे भाई का भी पता है, और आज भी उनकी आंखों में वह प्यार है, मैंने यह देखा है। समीर हैरान होकर कहता है, अभी रोशनी से मिला था? धरा कहती है, हाँ बिजनेस के लिए भी, और वह ईशान से अनजाने में ही एक बार मिले थे, और ईशान अब उन्हें अपना फ्रेंड कहता है, तो वह ईशान से मिलने के लिए घर आए थे। और दी की शादी करने का फैसला भी शायद इसी वजह से ही है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि अब मन्नू भाई फिर से उनके लिए परेशान हो या फिर ईशान से जुड़े, इसलिए वह ऐसा कर रही हैं। समीर गुस्से से कहता है, इन दोनों का मुझे कुछ समझ में नहीं आता। पहले रोशनी ने इस तरह का फैसला ले लिया और चली गई, मैं अपना फैसला लेकर ईशान को लेकर एक बार भी नहीं सोचा, और अभी जिसके दिल में रोशनी के लिए भावनाएं हैं वह उसे बता भी नहीं रहा है, जबकि वह ईशान को भी कितना प्यार करता है। मैं क्या करूं इन दोनों का। कशिश कहती है, करना क्या है, तुम्हें अभी के दिल की बात उसकी जुबान तक लाना है, और जो ये हो रहा है ना उसे रोकना है। धरा कहती है, हमारे पास सिर्फ एक वीक का ही समय है। समीर फिर हैरान हो जाता है। धरा कहती है, हाँ दी ने शादी के लिए एक वीक का टाइम लिया है, हमें उसके बीच में ही कुछ करना होगा। समीर कहता है, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। कशिश कहती है, तुम्हें कोशिश नहीं करनी है, हमें अब मन्नू और रोशनी के लिए कुछ अच्छा करना है, समझे तुम। समीर कहता है, सबसे पहले तो मुझे इस रोनित के बारे में डिटेल निकालनी होगी कि ये क्या भला है। धरा कहती है, उसकी फिक्र आप मत कीजिए, उसकी डिटेल मैं दे दूंगी, बस आपको अभी भाई को तैयार करना है। समीर कहता है, हाँ वह हो जाएगा। धरा ये सुनकर मुस्कुरा देती है। समीर अब मन्नू से मिलने के लिए उसके ऑफिस में जाता है। वह अपने केबिन में बैठा हुआ काम कर रहा होता है।
अभी जब समीर को देखता है तो काफ़ी खुश हो जाता है। समीर कहता है, इस तरह से खुश होने का नाटक मत करो। तुम्हारे पास टाइम होता है मुझसे मिलने का, मुझसे बात करने का क्या? अभी मुस्कुराकर कहता है, थोड़ा काम में उलझा हुआ हूँ, तू समझने की कोशिश करना। समीर कहता है, हर बार मैं समझने की कोशिश क्यों करूँ? अभी कहते हैं, प्लीज ना, तू नहीं समझेगा तो कौन समझेगा मुझे? समीर कहता है, हाँ ये बात तो है। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तू कोई भी फैसला कैसे अचानक कर लेता है। समीर की बात से अभी थोड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगता है। समीर कहता है, ऐसे हैरान होकर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तू मेरा इंडस्ट्रीज में इतना क्यों इन्वेस्ट कर रहा है और क्यों उसको बचाने की कोशिश कर रहा है? अच्छा होता तो उसके शेयर खरीद लेता और ख़त्म हो जाने देता उस कंपनी को। अभी कहता है, ये तू क्या कह रहा है? तू जानता है कि किसी के लिए किसी कंपनी को खड़ा करना, शुरू से चलाना कितनी बड़ी बात होती है। ज़िंदगी चली जाती है पूरी उसमें, और अगर मुझे मौका मिल रहा है किसी को बचाने का, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता। समीर कहता है, किसी को बचाने का? या जो रोशनी से जुड़ी हुई है उसको बचाने का? इसलिए तू उस कंपनी को बचा रहा है ना? अभी चुपचाप बस उसकी आंखों में देखने लगता है। समीर कहता है, मुझसे तू झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना, मैं जानता हूँ ये बात। अभिमन्यु कहता है, तू ऐसा क्यों कह रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। समीर कहता है, ऐसा ही है अभी। तूने जो अपने दिल में इतने सालों से बात दबा रखी है, वह क्यों नहीं बाहर आने देता है? तू ये बात क्यों नहीं मान लेता कि तेरे दिल में रोशनी के लिए फीलिंग्स है? तू उससे प्यार करता है, और आज से नहीं तब से करता है जब से वह तेरी जिंदगी में आई है। कभी उसकी दर्द का नाम लेकर कहता है कि तेरा लगाव नहीं है, बस उसका दर्द तुझे उसके पास रोकता है। कभी ईशान का नाम लेकर तू कहता है कि तुझे ईशान से लगाव है, लेकिन तू ये कभी नहीं मानता कि रोशनी से तुझे प्यार है। अभी अपना चेहरा दूसरी तरफ करके कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे गलतफहमी हो रही है। समीर कहता है, मुझे गलतफहमी हो रही है? तेरा दोस्त हूँ बचपन से, तुझे जानता हूँ, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। और अगर ऐसा नहीं कुछ है तो तूने अभी तक अपनी लाइफ में मूव ऑन क्यों नहीं किया है? ऐसा तो है नहीं कि तुझे कोई मिली नहीं। मुझे सब पता है कि कितनी लड़कियां तेरे पास आईं और तूने कैसे उनको रिजेक्ट किया। तो इसलिए मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कर, समझा? अपनी भावनाओं को ना अब और मत छुपा। क्या हो जाएगा इन सब भावनाओं को छुपा कर? तू रोशनी को प्यार करता है, उसे जाकर बता ना। उसका हाथ थाम उसे अपनी जिंदगी में लेकर आ। अभी कहता है, समीर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। समीर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि उसने शादी करने का डिसाइड किया है, लेकिन अभी शादी नहीं हुई है ना। तू देर मत करना, प्लीज उसे बता दे। अभी कहता है, समीर मुझे नहीं पता कि तुझे यह सब कुछ क्यों लगता है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा वैसे ही मैं आज कह रहा हूँ, मुझे उससे कोई प्यार नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो उसके चेहरे से भी नफरत है, उसके नाम से भी नफरत है। और तूने क्या किया? अगर ऐसा नहीं है तो मैं अपनी लाइफ में किसी को क्यों नहीं लाया? तो फिर मैं तुझे एक बार बता दूं कि मेरी मॉम मेरे लिए रिश्ते देख रही हैं, और मैं उनके देखे रिश्ते में से कुछ से मिल भी चुका हूँ, और जल्दी उनमें से किसी को पसंद करके मैं शादी भी कर रहा हूँ। तू ये सोच रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। समीर इस बात से काफ़ी हैरान होता है। अब मन्नू कहता है, तुझे लग रहा है कि मैं तुझसे झूठ बोल रहा हूँ, तो तू इसके लिए मेरी मॉम से पूछ सकता है। वैसे भी मैंने अपनी कुछ हरकतों से अपने मॉम डैड को बहुत परेशान किया है, और रोशनी का मेरी लाइफ में आना उनके लिए परेशानी की वजह रही। तो अब मैं ऐसा कुछ कभी भी नहीं करने वाला हूँ। समीर कहता है, चल मैं तेरी बात मान लेता हूँ, लेकिन क्या तू रोशनी की लाइफ को बर्बाद होने देगा? अभी कहता है, रोशनी की लाइफ कौन बर्बाद कर रहा है? वो अपनी लाइफ के फैसले खुद ले रही है। समीर कहता है, वह जिससे शादी कर रही है वो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। पता नहीं क्यों वो उससे शादी कर रही है। अभी कहता है, वह उसकी पर्सनल लाइफ है। वह हमारी लाइफ में आई थी एक अजनबी की तरह, हमारे साथ रही, उसने अपना मतलब निकाला और वह वापस से चली गई। और अब अगर वह एक अजनबी की तरह ही रहे तो वह ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे नहीं पता कि तुझे ये सारी बातें किसने कही हैं, और तू ये सब मुझसे क्यों कह रहा है, लेकिन अपने दिमाग से सारी बातें निकाल ले। और अगर तुझे मेरे लिए कोई फिक्र हो रही है तो मत कर, जल्दी तुझे मेरी वाइफ और तेरी भाभी से मिलवाऊंगा, और वह बहुत ही अच्छी होगी, रोशनी की तरह मतलबी नहीं होगी। और शादी मुझे जल्दी करनी होगी, ताकि तेरे मन में जो ये सब बात है कि मेरे दिल में उसके लिए कुछ फीलिंग है, ये सब खत्म करना होगा।
समीर को बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि अभी ने सीधे तरीके से उसकी कई बात को नकार दिया और उसने यह भी कह दिया कि वह फैसला कर चुका है कि वह किसी और से शादी करेगा, वह भी जल्द से जल्द। समीर जब धरा और करुणा जी को यह सारी बातें बताता है तो उन लोगों की जो आखिरी उम्मीद होती है वह भी खत्म हो जाती है। अभिमन्यु अपने केबिन में बैठा हुआ होता है, तभी वहां पर सलोनी परमिशन लेकर अंदर आती है। अभी उसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ सलोनी कहो। सलोनी कहती है, सर वो कुछ जरूरी बात करनी थी। अभी अपने सामने की चेयर की तरफ इशारा करके कहता है, ठीक है बैठो और बोलो। सलोनी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगती है। अभी कहता है, क्या देख रही हो, कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, बैठो। सलोनी मुस्कुराते हुए आराम से बैठ जाती है। अभी कहता है, हाँ बोलो। सलोनी कहती है, वह सर बात यह है कि वह थोड़ी हिचकिचा रही होती है। अब मन्नू कहता है, सलोनी तुम इतने दिनों से यहाँ ऑफिस में काम कर रही हो, मुझे जानती हो, फिर भी मेरे सामने इस तरह से हिचकिचाने की क्या जरूरत है? क्लियर कहो जो भी कहना है। सलोनी कहती है, सर वह बात यह है कि मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है और मैं ऑलरेडी अपनी सैलरी ले चुकी हूँ, वह भी एडवांस में। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे उसके लिए कहूँ। अभी कहता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? सलोनी कहती है, नहीं सर ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वह बात यह है कि मेरी दी की शादी होने वाली है और उसी के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। वैसे मैंने लोन के लिए अप्लाई किया है लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा कहा गया है। अब मन्नू कहता है, तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है? सलोनी कहती है, सर अभी कुछ ज़्यादा नहीं, बस जितनी मेरी सैलरी है मुझे उतना ही मिल जाए तो सही होगा, फिर मैं मैनेज कर लूँगी। अभी कहता है, और इतने पैसे से तुम्हारा काम हो जाएगा? सलोनी कहती है, हाँ मैं मैनेज कर लूँगी। अभी कहता है, तुम्हें लोन लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही अपनी सैलरी और एडवांस में लेने की ज़रूरत है। तुम्हें जितने पैसों की ज़रूरत है तुम अच्छे से सोचकर मुझे बता देना, मैं वह तुम्हें दे दूंगा और ये हमारी कंपनी की तरफ से तुम्हारी दी की शादी में छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा। सलोनी हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखने लगती है। अभिमन्यु कहता है, हमारे एम्प्लॉयज़ की वजह से ही हमारी कंपनी है ना, तो अगर उनकी लाइफ में प्रॉब्लम रहेगी तो फिर कंपनी में भी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए तुम निश्चिंत होकर जाओ और जितने भी पैसों की ज़रूरत है तुम मुझे बता दो। तुम्हें किसी और से कहने की ज़रूरत नहीं है, हो जाएगा सब कुछ। सलोनी काफ़ी खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू सो मच सर, आपको पता नहीं आपने मेरे लिए कितना बड़ा काम कर दिया है। अब मन्नू कहता है, अभी ये बात बोल दिया, आइंदा कभी मत कहना, मैंने बहुत कुछ नहीं कर दिया है, ठीक है? सलोनी मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती है। अब मन्नू कहता है, वैसे मेरा इंडस्ट्री से पेपर आ गए हैं? सलोनी कहती है, नहीं सर वह सारे पेपर्स नहीं आए हैं। यह सुनकर अभिमन्यु का चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है। वह कहता है, ठीक है वहां पर इन्फॉर्म करो कि मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। सलोनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। अभिमन्यु तुरंत वहां से निकल जाता है। सलोनी अपने कलीग दोस्त को भी बताती है कि अभिमन्यु ने किस तरह से उसकी मदद की। यह सुनकर वह कहती है, मैंने पहले ही कहा था ना कि वह भी तुझे पसंद करते हैं, तभी तो तूने एक बार कहा और उन्हें इसके लिए मना लिया। सलोनी कहती है, अब तो मुझे भी ऐसा एहसास हो रहा है। यह बोलकर वह थोड़ा शर्माने लगती है। ऋतु जी उन दोनों की बात सुन लेती हैं। वो अपने आप से कहती हैं, नहीं ये लड़की कोई भी प्रॉब्लम खड़ी करे, अब मन्नू की लाइफ में उससे पहले मुझे कुछ और उसके लिए सोचना होगा। पता नहीं मेरा बच्चा इतना भोला क्यों है, किसी की भी बातों में आ जाता है। कोई बात नहीं, मैंने जिसको उसके लिए देखा है एक बार उससे मिल लूँ और वह अभी को भी पसंद आ जाए, फिर मेरी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। अब मन्नू जब रोशनी के ऑफिस में जाता है तो वह वहां पर मौजूद नहीं होती। उसके मैनेजर अब मन्नू को कहते हैं, सर आप प्लीज़ थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं मैम को भी इन्फॉर्म कर देता हूँ। एक्चुअली मैम थोड़ी पर्सनल लाइफ में बिजी है, इसलिए वह इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब मन्नू कहता है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आप उनको कॉल कीजिए और कहिए कि 15 मिनट में यहाँ पर आए। अगर वह 15 मिनट में यहाँ पर नहीं आती हैं तो फिर मैंने जो इन्वेस्ट करने के पेपर्स बनाए हैं उनको मैं अभी के अभी कैंसिल कर दूंगा, और मैं जो शेयर लेने वाला था वह तो मैंने पहले ही मना कर दिया है। मैनेजर कुछ कहना चाह रहा होता है, तभी अभी अपनी घड़ी में देखते हुए कहता है, आपका समय शुरू हो चुका है। मैनेजर तुरंत रोशनी को कॉल करता है। रोशनी ये सुनकर हड़बड़ाते हुए तुरंत ऑफिस आती है और अपने केबिन में आती है तो वहाँ मन्नू बैठा हुआ होता है।
वो रोशनी की तरफ देखता है और फिर अपनी घड़ी में देखकर कहता है, पूरे 30 सेकंड लेट हैं आप। वह उठकर वहां से जाने लगता है। रोशनी कहती है, प्लीज अब मन्नू ऐसा मत कीजिए। मैं थोड़ी बिजी थी इसलिए मैं यहाँ मौजूद नहीं थी। मुझे बताया भी नहीं गया था कि आप यहाँ आने वाले हैं। अब मन्नू रोशनी के चेहरे पर देखता है तो उसकी उदासी को देखकर जैसे उसका गुस्सा तुरंत ही गायब हो जाता है। वह अपना सिर हाँ में हिला देता है और बैठ जाता है। रोशनी कहती है, यहाँ आने की कोई खास वजह? अभिमन्यु कहता है, शायद पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं आप, इसलिए आपको यह नहीं पता कि कुछ काम के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। आपकी कंपनी में हमारे डील की फाइल कई दिनों से पड़ी हुई है, लेकिन आपने उसे देखना और उस पर सिग्नेचर करके हमारे पास भिजवाना जरूरी नहीं समझा। यह सुनकर रोशनी अपने सिर पर हाथ रख लेती है और कहती है, आई एम वेरी सॉरी, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। मैं जल्दी सब कुछ क्लियर करवा देती हूँ और जो भी पेपर्स हैं मैं आपकी कंपनी में भिजवा दूंगी। प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। अब मन्नू कहता है, अगले कुछ दिन में आपकी शादी है और आप बिजी हैं इसमें। ये बात मैं समझता हूँ, लेकिन आपको अपना काम जरूर उससे पहले ख़त्म कर देना चाहिए। आई थिंक आप इस बात को समझेंगी। रोशनी कहती है, मैं 1-2 दिन में ही पेपर्स को आपके ऑफिस में भिजवा दूंगी। अभिमन्यु कहता है, ओके थैंक यू, बोलकर जाने लगता है। तभी रोशनी कहती है, मुझे आपसे कुछ और बात करनी है। अभिमन्यु उसकी तरफ देखता है तो रोशनी कहती है, मैं ये चाहती हूँ कि आप ईशान से ना मिलें। यह सुनते ही अभी का चेहरा सख्त हो जाता है। वो मुट्ठियों को भींच कर कहता है, क्यों मुझसे दूर उसको करने के लिए तुम ये शादी कर रही हो? उसके बावजूद क्या डर सता रहा है तुम्हें? रोशनी कहती है, आपको जैसा लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं ईशान को आपसे दूर नहीं करना चाहती। बस मैं चाहती हूँ कि कुछ दिन आप उससे ना मिलें, क्योंकि अब मेरे साथ साथ वह भी किसी नए रिश्ते में जुड़ रहा है। और अगर आप उससे इस तरह से मिलते रहेंगे तो उसके दिल में किसी और के लिए जगह नहीं बन पाएगी। अब मन्नू कहता है, दिल में जगह तो कुछ पल में बन जाती है, उसके लिए इतना नाटक करने की जरूरत नहीं होती। फिर भी तुम कह रही हो तो उसे मुझे दे दो। रोशनी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है तो अब मन्नू कहता है, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? तुम उस बच्चे की माँ तो हो नहीं, तुम तो उसे संभाल रही हो ना, तो बस मैं भी उसे संभाल लूंगा। रोशनी कांपते होंठों से कहती है, अभिमन्यु ये आप क्या कह रहे हैं? अभिमन्यु कहता है, क्यों गलत क्या कह रहा हूँ? तुम उस बच्चे की माँ नहीं हो। उसे पाने के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया और किस्मत ने भी तुम्हारे साथ दिया। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है और उस बच्चे का अधिकार तुम्हें मिल गया। लेकिन अब तुम क्या सोच रही हो कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ आसान कर दूं? मेरा प्यार ईशान के लिए है और वह कभी ख़त्म नहीं होगा और तुम मुझे उससे मिलने से नहीं रोक पाओगी। और ये मत समझना कि तुम्हारे ऐसे बोल देने से कंपनी पर कुछ असर होने वाला है। ऐसा नहीं होगा। मैं इतना नीचे तो नहीं गिरा हूँ। मैं पर्सनल चीज़ों को पर्सनल और प्रोफेशनल को प्रोफेशनल में ही रखता हूँ। तुम्हारी तरह दोनों को मिक्स नहीं करता। और आइंदा से तुम भी ऐसा करने की कोशिश मत करना। मैंने आज तक तुम्हारे साथ इन सब के बारे में कभी डिस्कस नहीं किया है और मैं आगे भी कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा तुम्हारा रिलेशन प्रोफेशनल है और मैं उसे वहीं तक रखना चाहता हूँ। मेरे और ईशान का क्या रिश्ता है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। रोशनी कुछ कहना चाहती है तो अभिमन्यु कहता है, ईशान जब जब मुझे बुलाएगा, जब जब मुझे वह याद करेगा, तब तब मैं उसके पास ज़रूर जाऊंगा। हाँ, अगर मेरा दिल करेगा तो मैं अपने आप को रोक लूंगा, लेकिन उसकी एक पुकार पर मैं वहां जाऊंगा और तब मुझे किसी की परवाह नहीं होगी, न तुम्हारी, न किसी रिश्ते की और न तुम्हारे नए रिश्ते की। अभिमन्यु ये बोलकर गुस्से से वहां से चला जाता है। रोशनी की आंखें भर जाती हैं। वह कहती है, मैं जानती हूँ अभिमन्यु कि मैं अपनी इन बातों से आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर रही हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी को प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ। रोशनी जब घर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर रोनित की माँ आई हुई हैं। उनको देखकर रोशनी थोड़ा हैरान होती है तो रोनित उठकर रोशनी के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर ले आता है और वहाँ बैठा देता है और कहता है, कैसा लगा सरप्राइज? मॉम ने कहा कि अब हम शादी इतनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो कुछ छोटे मोटे रस्म रिवाज कर लेते हैं। मॉम वही तुम्हारे लिए शगुन लेकर आई हैं। रोशनी हैरानी से उसके चेहरे पर देखने लगती है। रोनित कहता है, मैं जानता हूँ कि तुमने इन सब के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी मॉम का मन है
तो प्लीज़ तुम मना मत करो। रोशनी अपना सिर हाँ में हिला देती है। तभी रोनित की माँ कावेरी ओबराय कहती हैं, क्या बात है, तुमने तो हमारे बेटे को पूरा ही अपना गुलाम बना लिया है। हर बात के लिए कैसे मना करता है। उसकी यह बात सुनकर करुणा जी को काफी बुरा लगता है। वह कहती हैं, रिश्ता का मतलब भी तो यही होता है कि एक दूसरे को समझो, और वह दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं, तो इसमें गुलाम बनाने की बात कहीं से नजर नहीं आ रही है। कावेरी जी कहती हैं, आप तो अपनी बेटी के नजरिए से देख रही हैं ना, इसलिए आपको लग रहा है। बेटे की माँ की नजरिए से देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। रोनित कहता है, मॉम इन सब बातों को अभी रहने देते हैं ना, हम यहाँ पर आए हैं, जिस काम के लिए वह कर लेते हैं। कावेरी जी कहती हैं, हाँ अब हम तुम्हारी बात कैसे टाल सकते हैं। जब तुम्हारे इतने बड़े फैसले को हमने मान लिया, तो फिर ये छोटी मोटी बातें क्यों मना करें। रोनित अपना सिर हाँ में हिला देता है। करुणा जी और धरा उन दोनों के चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कुराहट नहीं होती है। मोहित बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वह कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं पूजा की थाली लेकर आऊं। कावेरी जी कहती है, हाँ मंगवा दो। मोहित धरा की तरफ देखता है, तो वह जाकर पूजा की थाली ले आती है। कावेरी जी रोशनी की आरती करती हैं, उसको टीका लगाती हैं और फिर अपने साथ लाए हुई चुन्नी को उसके ऊपर रख देती हैं और कहती हैं, हमने तुम्हें अपने परिवार की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। अब बस हमारा बेटा शादी करके तुम्हें उस घर में ले आएगा। रोशनी उनके पैर छूती है, तो वो कहती हैं, हमेशा खुश रहो। तभी ईशान वहाँ पर आ जाता है। वह उन लोगों को देखता है और इस तरह से रोशनी को टीका लगा और सिर पर चुन्नी रखे देखता है, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता। वह तुरंत रोशनी के पास जाता है और पीछे से उसकी चुन्नी को खींच देता है, जिससे वह चुन्नी नीचे गिर जाती है। रोशनी ईशान को कुछ कहती उससे पहले ही कावेरी जी उसको घूरते हुए कहती हैं, अरे ये इतना सा बच्चा कितना ज्यादा बदमाश है, कैसे इसने चुन्नी को खींच कर हटा दिया। तुम लोग इसे कुछ सिखाती नहीं हो क्या। वह रोशनी को घूरने लगती है। ईशान उसकी ऐसी तेज आवाज से घबराकर रोशनी के पीछे छुप जाता है। रोशनी कुछ बोल ही नहीं रही होती है। तभी रोनित ईशान की तरफ घूरने लगता है। वो और ज्यादा डर जाता है और वह रोने लगता है। रोशनी तुरंत उसको गोद में ले लेती है और कहती है, कुछ नहीं है बेटा, आप शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है, मम्मा आपके पास है। ईशान उसके कंधे पर अपना सिर रखकर अपना चेहरा छुपा लेता है। रोशनी ईशान के सिर पर हाथ रखकर उसको सहलाते हुए उन लोगों की तरफ देखकर कहती है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। वो वहां से जाने लगती है, तो रोनित उसके सामने आ जाता है और कहता है, ये क्या कर रही हो तुम। यहाँ पर मॉम है, मैं तुमसे मिलने के लिए और रस्मों के लिए इनको लाया हूँ, और तुम इसे लेकर जा रही हो। रोशनी कहती है, रोनित मेरा बच्चा रो रहा है। रोनित कहता है, तो यहाँ पर और लोग हैं, वह संभाल लेंगे, और वैसे भी तुम जब ऑफिस जाती हो तो इसे कोई ना कोई तो संभालता ही है ना, उन्हें दे दो। हाँ वह तुम्हारी मीना जी हैं, उन्हें दे दो। रोनित खुद मीना जी को आवाज लगाने लगता है। वह तुरंत उनकी आवाज सुनकर आती है। रोनित कहता है, आपसे एक बच्चा नहीं संभलता है क्या। किस चीज के पैसे मिलते हैं आपको, ले जाइए उसे यहाँ से, ये यहाँ पर हम लोगों को परेशान कर रहा है। रोशनी कुछ कहना चाहती है, तो रोनित कहता है, अब तुम मेरे साथ यहाँ कोई बहस मत करने लगना, चुपचाप से दे दो। मीना जी अपना सिर हाँ में हिलाती हैं और रोशनी से ईशान को अपनी गोद में ले लेती हैं और उसे लेकर वहां से चली जाती हैं। रोशनी की आंखें भर जाती हैं। रोनित कहता है, चलो आओ यहाँ बैठो, देखो तुम्हारी चुन्नी भी नीचे गिर गई। रोशनी सबकी नजरों से बचाते हुए अपनी आंखों से आंसू पोंछ लेती है। वह काफी देर तक उन लोगों के साथ वहीं बैठी होती है, लेकिन उसका दिल और दिमाग जैसे ईशान के आसपास ही होता है। करुणा जी उसके चेहरे के भाव को देखकर इस बात को बहुत अच्छे से समझ रही होती हैं, लेकिन वह जानती हैं कि इस वक्त उनका कुछ भी बोलना बेकार ही है। उन लोगों के जाते ही रोशनी तुरंत ईशान के कमरे में जाती है। उसके सिर से वह चुन्नी फिर से हॉल में ही गिर जाती है। धरा रोशनी को आवाज लगा रही होती है, तो करुणा जी कहती हैं, रहने दो, उठाकर उसे रख दो, क्या मतलब है इन सब का। रोशनी खुद भी रिश्ते में जबरदस्ती बंध रही है। पता नहीं उसे क्यों नजर नहीं आ रहा कि यह रिश्ता उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। धरा कहती है, माँ आप एक बार दी से बात करके देखिए ना। करुणा जी कहती हैं, अब क्या बात करूं, 2-3 दिन में ही उसकी शादी हो जाएगी। धरा कहती है, माँ एक बार प्लीज, शायद आज जो कुछ भी हुआ इससे दी को कुछ समझ में आए कि वह परिवार ना तो दी के लिए अच्छा है और ना ही इंसान के लिए।
करुणा जी अपना सिर हाँ में हिलाती हैं। वह भी ईशान के कमरे में जाती हैं। रोशनी जब रूम में जाती है तो देखती है ईशान सो चुका होता है। रोशनी उसके पास बैठकर उसके हाथ को अपने हाथ में लिए उसके सिर को सहला रही होती है। उसकी आंखें भरी हुई होती हैं। वह कहती है, मुझे माफ कर दो बेटा, तुम्हारी मम्मा बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तभी करुणा जी उसके कंधे पर हाथ रखती हैं। रोशनी तुरंत अपने आंसुओं को पोंछकर उनको देखकर कहती है, माँ बैठिए ना। करुणा जी भाई उसके पास बैठकर कहती हैं, किससे अपनी तकलीफ को छुपा रही हो मुझसे? रोशनी कहती है, नहीं माँ, कोई तकलीफ नहीं है, बस ये उस समय ईशान रो रहा था ना, तो इसलिए। करुणा जी कहती है, रोशनी मत करो ये शादी, किसी के जीवन की खुशियां नहीं है इससे। रोशनी कहती है, नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोनित को बच्चे बहुत पसंद है और मेरी खुशी चाहते हैं, इसलिए वह इस तरह से बात करते हैं। उनसे ऐसा जीवन साथी मुझे नहीं मिल सकता। करुणा जी चुपचाप उसके चेहरे पर देख रही होती हैं। रोशनी उनसे नजर नहीं मिला पाती है तो वह अपने सिर पर हाथ रख लेती है और कहती है, ओ मेरा फोन वही हॉल में ही है, मैं लेकर आती हूँ। वो उठकर वहां से चली जाती है। करुणा जी अपने आप से कहती हैं, तुम मुझसे कितना भी झूठ क्यों ना बोलो, लेकिन तुम्हारी आंखें सारे सच बयान कर देती हैं। अब मन्नू अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। तभी ऋतु जी उससे किसी प्रोजेक्ट के बारे में पूछती हैं तो वह बता देता है। अभी कुछ देर उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करता है और फिर कहता है, मम मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करना है। ऋतु जी कहती हैं, हाँ कहो ना। अब मन्नू कहता है, बस सलोनी है ना, मुझे उसके बारे में कुछ बात करनी है। ये सुनते ही ऋतु जी और रणविजय जी दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। अब मन्नू दोनों को ऐसे देखकर कहता है, क्या हो गया, आप लोग एक दूसरे का चेहरा इस तरह से क्यों देख रहे हैं? रणविजय जी कहते हैं, नहीं, तुमने अचानक से सलोनी का नाम लिया ना, इसलिए बस। अभी कहता है, हाँ तो वह मेरी असिस्टेंट है, तो मैं उसका जिक्र तो कर ही सकता हूँ ना, और मैंने यह सब पहले भी किया है, फिर इतना हैरान होने की बात क्या है इसमें? वह दोनों के चेहरे पर देखकर कह रहा होता है। ऋतु जी थोड़ा परेशान होकर कहती हैं, वह छोड़ो ना, तुम उसके बारे में क्या बात कर रहे हो, वो बोलो। अब मन्नू कहता है, मम उसकी ना सिस्टर की शादी है और उसने ऑलरेडी कुछ महीने की सैलरी एडवांस ले ली है और लोन के लिए वह अप्लाई कर रही है, तो उसमें समय लगेगा और उसे अभी पैसों की ज़रूरत है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ पैसे दे दूँ ताकि उसकी हेल्प हो जाएगी। वैसे तो मैंने उसे कह दिया है, आपको क्या लगता है? ऋतु जी को तो लग रहा होता है कि शायद जो आज उन्होंने सुना सलोनी से, कहीं अभी इस बारे में तो बात नहीं करेगा, कहीं सच में अभी को भी वह पसंद तो नहीं है। लेकिन जब वह ये कहता है तो वह तुरंत कहती है, हाँ बिल्कुल सही फैसला लिया है तुमने, उसे जितने पैसों की ज़रूरत है तुम उतने पैसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी तुम्हारी गैर मौजूदगी में काफ़ी अच्छे से काम किया है, काफ़ी ऑनेस्ट भी है। अब मन्नू कहते हैं, हाँ मम ऑनेस्ट तो है और अपना काम बहुत अच्छे से करती है। वैसे तो बहुत हिचकिचा रही थी मुझसे कहने में, और उसने तो मुझसे कहा कि बस उसे मैं 1 महीने की और सैलरी एडवांस दिलवा दूं, लेकिन मुझे लगा कि उसकी हेल्प कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा ना। ऋतु जी कहती हैं, हाँ बहुत अच्छा किया। तभी मैं रणविजय जी की तरफ देखकर इशारे से अभी वो कुछ कहने को होती हैं। रणविजय जी अपना सिर हाँ में हिलाते हैं और कहते हैं, अभी मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। अभी उनकी तरफ देखकर कहता है, हाँ डैड कहिए ना। रणविजय जी कहते हैं, तुम्हारी असिस्टेंट बहुत होनहार है, अभी भी तुम उसका जिक्र कर रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना तुम उसे मेरी असिस्टेंट बना दो, क्योंकि मुझे इस समय एक अच्छे असिस्टेंट की ज़रूरत है और इससे सलोनी का भी एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और जिस तरह से तुम काम कर रहे हो, मुझे लगता है तुम्हारे पास थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले असिस्टेंट की ज़रूरत है, ताकि वह तुम्हारा सिर्फ असिस्टेंट ही ना हो, तुम्हें गाइड भी कर सके। जैसे धीरज था मेरे साथ, तो मैंने उसे यहाँ बुला लिया है और मैंने सोचा है कि मैं उसे ही तुम्हें असिस्ट करने के लिए कहूँ। अभी कुछ सोचता है और कहता है, हाँ डैड कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मिस्टर कपूर को मुझे गाइड करने के लिए कहिए और सलोनी को भी रहने दीजिए, वह भी अच्छा काम करती है। रणविजय जी कहते हैं, हाँ लेकिन फिर मेरे पास तो कोई नहीं होगा ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। अभी कहता है, ठीक है डैड, आपने डिसाइड किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मिस्टर कपूर को कह दीजिएगा वह मेरे साथ रहेंगे, वैसे भी उनका एक्सपीरियंस मेरे लिए हेल्पफुल होगा। रणविजय जी कहते हैं, मैं भी वही कह रहा था।
अभी अपना सिर हाँ में हिलाता है और वो अपना खाना खाने लगता है। ऋतु जी और रणविजय जी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ऋतु जी पलकें झपकाती हैं और हल्का मुस्कुरा देती हैं। अभी जब अपने कमरे में जाता है तो देखता है उसके फ़ोन पर ईशान की कुछ वीडियो आए हुए हैं। वह मुस्कुराते हुए उन वीडियो को प्ले करता है तो ईशान कहता है, फ्रेंड आप कहाँ हो? मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आते? मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। प्लीज़ आप मुझसे मिलने के लिए आओ ना। अभी उसके चेहरे पर ऐसी उदासी देखकर उदास हो जाता है। तभी वह दूसरा वीडियो प्ले करता है तो ईशान कहता है, फ्रेंड आपको पता है मैं बहुत सैड हूँ। आप आओगे ना मुझसे मिलने के लिए? अगर आप नहीं आओगे तो मैं बिल्कुल हैप्पी नहीं होऊंगा। वह सारे वीडियो मीना जी के नंबर से होते हैं। अभी तुरंत उनको कॉल करता है। मीना जी कॉल रिसीव करती हैं तो अभी थोड़ी नाराजगी से कहता है, क्या बात है, ईशान इतना उदास क्यों हुआ है? सब ठीक तो है ना? क्या रोशनी ईशान का ध्यान नहीं रख रही है? अरे हाँ, वो कहाँ से ध्यान रखेगी? वो तो अपनी लाइफ बनाने में बिजी है। क्यों? मीना जी कहती हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वह बाबा के दोस्त है ना बनी बाबा, तो वह अपनी फैमिली के साथ कुछ दिनों के लिए घूमने के लिए बाहर गए हैं। तो बाबा का मन नहीं लग रहा था, तो इसलिए वो ऐसे उदास थे। वैसे शायद मुझे वह वीडियो नहीं भेजनी चाहिए थी। क्यों? अभी कहता है, आपने बिल्कुल सही किया। और एक बात बताइए, क्या वह मुझे कॉल करने के लिए कहता है? मुझसे मिलने और बात करने की जिद करता है? मीना जी कुछ नहीं बोल रही होती हैं तो अब मन्नू कहता है, आपको कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बताइए, रोशनी ने मना किया है आपको? मीना जी कहती हैं, नहीं ऐसा नहीं है। वह रोशनी ने तो बस ये कहा था कि आपको परेशानी होगी इसलिए। अब मन्नू गुस्से से कहता है, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। जिस समय भी ईशान आपसे कहे कि उसे मेरी याद आ रही है या मुझसे बात करना है, आप बिना एक पल भी सोचे हुए मुझे कॉल करेंगी। और आपको जिसकी भी फिक्र है ना, मुझे बता दीजिएगा, मैं उससे बात कर लूँगा। कोई मुझे नहीं रोकेगा, ठीक है? मीना जी कहती हैं, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह कॉल कट कर देती है। अभिमन्यु गुस्से से अपने आप से कहता है, ये अपने आप को समझती क्या है? अपनी लाइफ में जो मन करता है वह करती है। इसका मतलब क्या ईशान को दुखी कर देगी? मैंने उसे वार्न किया था, फिर भी उसे समझ में नहीं आता। मैं देखता हूँ ये मुझे ईशान से मिलने से कैसे रोकेगी। मीना जी करुणा जी के रूम के दरवाजे को नॉक करती हैं तो वह अंदर आने के लिए कहती है। मीना जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, आपने जो कहा था मैंने कर दिया। और आपको पता है कि अब मन्नू जी का फ़ोन आया था। वह कह रहे थे कि ईशान बाबा जब भी उनको बुलाने के लिए कहें तो हम उन्हें बुलाएं। कोई भी परेशानी नहीं है उनको उनसे मिलने में। करुणा जी कहती हैं, अब मन्नू चाहे ये बात कितनी भी मना कर ले कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जानती हूँ कि उससे फर्क पड़ता है और बहुत फर्क पड़ता है। मीना जी कहती हैं, आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ करके हम शादी को होने से रोक पाएंगे? करुणा जी कहती हैं, हम अपनी कोशिश तो कर ही सकते हैं ना, बाकी होना ना होना तो ईश्वर के हाथ में है। आगे आपको पता है ना कि आपको क्या करना है। मीना जी कहती हैं, आप फिक्र मत कीजिए, अब कल क्या करना है वह भी मुझे अच्छे से याद है। करुणा जी कुछ सोचते हुए मुस्कुराकर अपना सिर हाँ में हिला देती हैं। सलोनी जब अगले दिन ऑफिस जाती है और उसे ये बात पता चलती है कि उसे अभिमन्यु के असिस्टेंट के पोस्ट से हटा दिया गया है और उसे रणविजय जी का असिस्टेंट बना दिया गया है, यह सुनते ही वह बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और थोड़ा नाराज भी। वह तुरंत अभी के केबिन में जाती है और नाराजगी से कहती है, सर ये क्या है? क्या मैंने आपके काम में कोई गलती की है कि मुझे आपके असिस्टेंट की पोस्ट से हटाया जा रहा है? अभी उसको गुस्से में इस तरह से देखता है तो कहता है, पहले तुम आराम से यहाँ बैठ जाओ। वह वापस गुस्सा करते हुए कहती है, नहीं सर प्लीज़ मुझे बताइए, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं यह सवाल पूछ सकूं? क्या मेरे काम में कोई गलती हो गई है? प्लीज़ मुझे बताइए ना। अभी थोड़ी कड़क आवाज़ में कहता है, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें आराम से बैठ जाओ पहले। वह बैठ जाती है तो अभी अपने पास के पानी के गिलास को उसकी तरफ बढ़ा देता है और कहता है, पानी पी लो। सलोनी चुपचाप से पानी पी लेती है और वह अभी की तरफ देख रही होती है। अभी कहता है, अब बोलो क्या कहना है? सलोनी नॉर्मल होकर कहती है, सर ये क्यों किया गया है? मुझे आपके असिस्टेंट की पोस्ट से क्यों हटाया गया है? अभी कहता है, इसके दो रीजन हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि तुम काफी समय से मेरे लिए ही काम कर रही हो, तो अब तुम्हें प्रमोट करके डैड के असिस्टेंट बनाया जा रहा है
ताकि तुम्हारा भी एक्सपीरियंस बढ़े। और दूसरा यह कि मेरे जो नए असिस्टेंट बनाए जा रहे हैं मिस्टर कपूर, वह काफ़ी समय से डैड के साथ रहे हैं। तो क्योंकि अब सब कुछ मैं संभाल रहा हूँ तो उनके एक्सपीरियंस से मुझे फ़ायदा होगा। तो हमारी कंपनी के लिए और शायद हम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि हम दोनों को जो नया काम मिल रहा है वह हम करें। तो ये सिर्फ तुम्हारी पोस्ट में ही चेंज नहीं आई है, वह मेरे लिए भी बदलाव आया है। वैसे अच्छा है ना, हम दोनों का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तुम्हारा तो प्रमोशन हुआ है तो तुम इतना नाराज मत हो। सलोनी को अभी की ये बातें जैसे जले पर मरहम का काम करती हैं। वह हल्का मुस्कुराती है। अभी कहता है, वैसे माना कि अब तुम मेरी असिस्टेंट नहीं हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझ पर इस तरह से गुस्सा करोगी। सलोनी को यह सुनकर अपने आप पर शर्म आने लगती है। वह कहती है, आई एम वेरी सॉरी सर, एक्चुअली इस तरह से अचानक मुझे बताया गया तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा नाराज हो गई। सॉरी, मैं आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। अब मन्नू कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जाओ जाकर अपना नया पोस्ट संभालो। और हाँ, तुम्हारा काम थोड़ा बढ़ भी जाएगा क्योंकि वैसे तो तुम डैड की असिस्टेंट हो, लेकिन जब भी मुझे काम पड़ेगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगा। सलोनी मुस्कुराते हुए कहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आपका काम भी मैं करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे अपने काम के लिए बुलाओगे तो। अभी अपना सिर हाँ में हिला देता है और कहता है, ठीक है, तुम अब जाओ और जाकर अपना काम अच्छे से समझ लो। वैसे डैड के साथ काम करके तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सलोनी मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है और बाहर आकर वह अपने सिर पर मारती है और कहती है, मैं भी कितनी बड़ी स्टूपिड हूं ना, कैसे मैंने अभी सर पर गुस्सा कर दिया। लेकिन वे कितने अच्छे हैं, कितने प्यार से पहले मेरी बात सुनी और फिर मुझे इतने अच्छे से समझाया। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। वैसे वे इतने अच्छे हैं तभी तो मुझे उनसे इतना प्यार है। वो ये बोलकर अपने दोनों हाथ चेहरे पर रखकर शर्माने लगती है। रोशनी कल रात को काफी देर तक अपने फैसले के बारे में सोच रही होती है, जिस वजह से उसे नींद नहीं आती है और सुबह जगने में काफी देर हो जाती है और इसी वजह से उसे ऑफिस निकलने में भी देर हो जाती है। वह ऑफिस निकल ही रही होती है तभी ईशान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मम्मा मुझे आपके साथ खेलना है, क्या आप मेरे साथ नहीं रुकोगे। रोशनी कहती है, बेटा मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं शाम को आकर आपके साथ खेलती हूँ ना। ईशान रोने लगता है और कहता है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरा फ्रेंड नहीं है, कोई मेरे साथ नहीं खेलता। चिंटू और पिंटू बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं बैड बॉय हूँ, इसलिए कोई मेरे साथ नहीं खेलता, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। वो उसको इस तरह से देखती है तो उसके पास अपने घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है, ये क्या कह रहे हो, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है। वह उसे अपने सीने से लगा लेती है। ईशान से सकने लगता है। रोशनी कहती है, ठीक है, आप चाहते हो ना कि मम्मा आपके साथ रहे, आपके साथ खेले, तो मम्मा जरूर आपके साथ रहेगी और खेलेगी भी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ईशान खुश हो जाता है और कहता है, सच्ची मम्मा। रोशनी कहती है, हाँ बिल्कुल। ईशान कहता है, नहीं मम्मा, प्रॉमिस करो आप नहीं जाओगे ना, आज आज आप मेरे साथ ही खेलोगे ना। रोशनी कहती है, हाँ प्रॉमिस, मम्मा आज कहीं नहीं जाएगी। ईशान उससे उसका पर्स ले लेता है और कहता है, इसे मैं रख कर आता हूँ। रोशनी कहती है, नहीं मैं खुद रख दूंगी। ईशान कहता है, नहीं मम्मा, मैं इसे छुपा दूंगा ताकि आप ना जाओ। रोशनी कहती है, नहीं जरूरत नहीं है इसकी बेटा, मैं आपके साथ ही हूँ। ईशान वापस से मायूस हो जाता है तो रोशनी मुस्कुराते हुए कहती है, ओके चलिए हम दोनों मिलकर इसे छुपा देते हैं। ईशान खुश हो जाता है। दोनों बैग को लेकर हॉल में तकियों के पीछे डाल देते हैं। ईशान खुश होकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले आता है और ढेर सारे खिलौने निकालकर उसके साथ खेलने लगता है। मोहित अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा होता है। तभी रोनित वहां पर आता है और एक फाइल को वह उसकी टेबल पर लगभग फेंकते हुए देता है। मोहित अचानक से रोनित को इस तरह से देखकर हैरान होता है और वह अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। रोनित फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहता है, मेरे चेहरे पर मत देखो, वह फाइल उठाकर देखो, क्या लिखा हुआ है उसमें। मोहित उसको उठाकर देखता है और फिर खुश हो जाता है और कहता है, थैंक यू रोनित, आपने अपनी प्रॉमिस पूरा कर दिया। आपने मेरे बेंगलुरु की कंपनी में इतना इन्वेस्ट किया, थैंक यू सो मच।
रोनित कहता है, सही से देखो, मैंने अभी तक उस पेपर पर सिग्नेचर नहीं किया है और मैं तब तक सिग्नेचर नहीं करूंगा जब तक मेरी और रोशनी की शादी नहीं हो जाती है। शादी हो जाएगी तभी मैं इन पेपर्स पर सिग्नेचर करूंगा। मोहित कहता है, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? 2 दिन बाद ही तो आपकी शादी होने वाली है दी से। कल का समय ही तो है। परसों तो वह रोशनी रोनित ओबराय बन जाएगी। रोनित कहता है, हाँ ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। बातें तुम अच्छी करते हो इसलिए मैंने पेपर रेडी करवा दिए हैं। अब एक बार मेरी और रोशनी के फेरे हो जाएं, फिर मैं इन पेपर्स पर वही मंडप पर ही साइन कर दूंगा। संभाल कर रखना इसे। मोहित खुश हो जाता है और कहता है, बिल्कुल, इसे तो मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगा। रोनित मुस्कुरा देता है। मोहित भी खुश होकर वापस से उन पेपर्स को पलटने लगता है। मीना जी अब मनु को कॉल करती है और उसे कहती हैं कि ईशान उसे बहुत ही ज्यादा याद कर रहा है और उसे बुलाने के लिए कह रहा है, लेकिन रोशनी घर पर ही है और वह इस बात के लिए मना कर रही है। लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझसे उस मासूम की तकलीफ नहीं देखी गई, इसलिए मैंने आपको कॉल कर दिया है। अभी कहता है, मैंने कहा था ना, किसी से मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं थोड़ी देर में वहां पर आ रहा हूँ। मीना जी खुश हो जाती हैं और वह करुणा जी को यह बात बता देती हैं। करुणा जी कहती हैं, बस मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा हो जाए तो फिर सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। अब मन्नू को जब मीना जी कॉल करके बताती हैं कि ईशान उनको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा है और बुला रहा है, तो अभी थोड़ी देर बाद ही वहां पर आ जाता है। मीना जी जब दरवाजा खोलती हैं तो मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैं आपका इंतजार ही कर रही थी। अभी शून्य भाव से कहता है, ईशान कहाँ है? वह कहती हैं, वह अपने कमरे में ही है। अभी बिना एक पल भी गंवाए हुए ईशान के कमरे की तरफ जाने लगता है। उसे हॉल में करुणा जी दिखती हैं, लेकिन जैसे वह ईशान को देखने के लिए ही बेताब होता है। वह एक बार भी किसी और की तरफ नहीं देखता है और सीधे उसके कमरे की तरफ जाता है और कमरे का दरवाजा खोलता है तो वह देखता है रोशनी वहां जमीन पर ईशान के साथ बैठी हुई होती है और वह लोग खिलौनों से घिरे हुए हैं। दरवाजे खुलने की आवाज से ईशान और रोशनी दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं। रोशनी अब मन्नू को देखकर हैरान हो जाती है और ईशान उसको देखते ही काफी खुश हो जाता है। वह तुरंत दौड़ते हुए अभी की तरफ जाता है और कहता है, फ्रेंड आप आ गए। अभी मुस्कुराते हुए तुरंत उसे गोद में उठा लेता है और कहता है, बहुत सैड थे आप, मुझे बहुत मिस किया आपने। ईशान अपना सिर हाँ में हिला देता है। अभिमन्यु कहता है, अब ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं आपको खुद से कभी भी दूर नहीं रहने दूंगा। मैं आपको कभी सैड नहीं होने दूंगा। ईशान मुस्कुरा देता है। अभी रोशनी की तरफ गुस्से से घूर रहा होता है। वह ईशान को कहता है, हम बाहर चलें, हम बाहर घूमेंगे और खेलेंगे। ईशान खुश होकर अपना सिर हाँ में हिला देता है। अभी कहता है, ठीक है चलते हैं। तभी रोशनी भी खड़ी हो जाती है और वह कुछ कहना तो चाहती है, लेकिन कह नहीं पा रही होती है। ईशान रोशनी के उदास चेहरे को देखता है तो वह अभी के गाल पर हाथ रखता है और कहता है, फ्रेंड मम्मा को भी लेकर चलो ना, मम्मा काफी सैड हो गई हैं। अभी रोशनी के चेहरे पर देखने लगता है और वहां पर एक अलग तरह का ही सन्नाटा छा जाता है। अभी कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। तभी रोशनी कहती है, यीशु आपने तो कहा था कि आप आज मम्मा के साथ खेलना चाहते हैं ना, तो फिर आप अपने फ्रेंड के साथ बाहर जा रहे हैं तो मम्मा चली जाएगी ऑफिस। ईशान कहता है, मम्मा फ्रेंड आपको भी साथ में लेकर बाहर घूमने के लिए चलेंगे। हम सब लोग बाहर घूमने जाएंगे। फ्रेंड आप मम्मा को भी लेकर चलोगे ना? अमान्यु तिरछी नजरों से रोशनी को देखते हुए कहता है, आपकी मम्मा को शायद हमारे साथ जाना अच्छा नहीं लगेगा। रोशनी धीरे से कहती है, ईशान की तबीयत 1-2 दिन से ठीक नहीं थी, इस वक्त भी ठीक नहीं है। अगर आपको उसके साथ समय बिताना है तो आप यहीं रुक जाइए, कहीं लेकर मत जाइए उसे। यह सुनते ही अभी परेशान हो जाता है और ईशान के चेहरे पर हाथ रखता है, फिर उसको सर को छूकर कहता है, क्या हो गया ईशान को और उसकी तबीयत कैसे खराब हो गई? ओह, तुम्हें अपने से फुर्सत मिलेगी तभी तो तुम उसका ध्यान रखोगी ना। तुम तो अपने नए रिश्ते में लगी हुई हो, तो कैसे तुम्हें उसका ध्यान रखना याद होगा? वह उदास होता है, रोता है, वह दुखी है। तुम्हें तो उससे कोई मतलब नहीं है। उसे मेरे साथ समय बिताकर अच्छा लगता है तो तुमने उसके लिए भी सबको मना करवा दिया। खुद को उसकी माँ कहती हो, उसके लिए कुछ भी कर सकती हो, ऐसा दावा करती हो। लेकिन अगर ये सच होता ना, तुम उसे दिल से मानती तो ऐसा कुछ तो तुम कभी नहीं करती।
ईशान हैरानी से अभी के चेहरे पर देख रहा होता है। रोशनी भी चुपचाप नजर नीचे किए हुए उसकी बात सुन रही होती है। अभी जब ईशान को इस तरह से देखते हुए देखता है तो वह चुप हो जाता है। ईशान धीरे से कहता है, फ्रेंड आप मम्मा को क्यों डांट रहे हो? मम्मा बहुत अच्छी है, वह मेरा बहुत ध्यान रखती हैं। मम्मा मुझे बहुत प्यार करती हैं। अभी मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं मैं आपकी मम्मा को नहीं डांट रहा हूँ, बस आपकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी ना, तो बस वही पूछ रहा हूँ। कोई बात नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आज हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं पर रहकर आपके टॉय से खेलेंगे, ओके? ईशान खुश होकर अपना सिर हाँ में हिला देता है। अभी उसके सिर पर किस करता है और उसके गाल पर हाथ रखकर कहता है, कितने प्यारे हैं आप, हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। वो रोशनी को घूरते हुए ईशान के खिलौनों के ढेर के पास चला जाता है और वह लोग बैठकर खेलने लगते हैं। ईशान अपने टॉय से प्लास्टिक के घर बनाने लगता है और कहता है, फ्रेंड हम इस घर को बनाएंगे ना? अभी अपना सिर हाँ में हिला देता है। वह दोनों मिलकर बनाने लगते हैं। रोशनी दरवाजे पर खड़ी होती है। ईशान और अभी उस घर को बनाने में लगे हुए होते हैं, लेकिन बार बार वह गिर जा रहा होता है। ईशान दुखी हो जाता है तो अभी कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हूं ना, मैं अभी से ठीक कर देता हूँ। वह उसे सही कर देता है, लेकिन फिर भी वह गिर जा रहा होता है। एक बार अभी उसको बना देता है और उसे एक तरफ से सहारा भी दे देता है, लेकिन दूसरी तरफ से सहारा न होने की वजह से वह गिरने वाला होता है। तभी रोशनी तुरंत जाकर उसे पकड़ लेती है और उसे संभाल लेती है। अब मन्नू और रोशनी दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। ईशान मुस्कुराते हुए उछलने लगता है और कहता है, ये मेरा घर बन गया, मेरा घर बन गया। रोशनी और अभी एक दूसरे की तरफ से अपनी नज़र हटा लेते हैं। ईशान तुरंत अभी के गले लग जाता है और फिर उसके गाल पर किस करता है और कहता है, थैंक यू फ्रेंड, आपने मेरा घर बना दिया। फिर वह रोशनी के पास भी जाकर ऐसा ही करता है। तभी अब मन्नू का फ़ोन बजने लगता है। वह बात करता है और कहता है, ठीक है मैं आता हूँ। वह ईशान का हाथ अपने दोनों हाथ में ले लेता है और कहता है, आपके फ्रेंड को ना अब जाना पड़ेगा, कुछ अर्जेंट काम आ गया है, लेकिन आपको जब भी मुझसे मिलने का मन होगा तो आप आंटी को बोल दीजिएगा, वह मुझे कॉल कर देंगी, मैं आ जाऊँगा, ठीक है? लेकिन आप बिल्कुल भी अपसेट नहीं होंगे। ईशान कहता है, ओके फ्रेंड। अभी उसके सामने अपना हाथ आगे करके कहता है, आप प्रॉमिस करो कि आप बिल्कुल भी सेट नहीं होगे ना? ईशान उसके हाथ पर हाथ रखकर कहता है, प्रॉमिस। ईशान सेट नहीं होगा। अभी उसको गले लगा लेता है और फिर उसके गालों पर किस कर देता है और वहां से चला जाता है। धरा करुणा जी को कहती है, मुझे समझ में नहीं आया माँ कि आपने भाई को इस तरह से क्यों बुलवाया। आखिर आप करना क्या चाहती हैं? और सिर्फ एक दिन बाकी है, अगले दिन उसकी शादी हो जाएगी रोने से, और बस कल के दिन में भाई क्या करेंगे? करुणा जी कहती हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे मैंने सोचा है वैसा जरूर होगा। अब मन्नू किसी भी हालत में रोशनी को खुद से दूर नहीं होने देगा। धरा कहती है, माँ मुझे लगता है कि हम लोगों ने एक गलत उम्मीद रखी है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। करुणा जी कहती हैं, मेरा दिल कहता है और मैं जानती हूँ कि ईश्वर रोशनी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। पहले ईश्वर उसकी बहुत परीक्षाएं ले चुके हैं और उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सह लिया है, शायद अब वो गलत नहीं करेंगे। रितु जी अब मन्नू के लिए जिस लड़की को देख कर आती हैं वह उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। वो रणविजय को उसके बारे में बताती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है, हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, अभी को कहेंगे वह उससे जाकर मिल ले। रितु जी कहती हैं, नहीं हम भी साथ में ही चलेंगे, उनकी फैमिली से मिलकर बातें कर लेंगे और जल्दी से जल्दी उनका रिश्ता भी उसके साथ तय करवा देंगे। रणविजय जी कहते हैं, ठीक है तो अभी से इस बारे में बात कर लेते हैं ना? रितु जी कहती हैं, हाँ ठीक है, आज ही मैं अभी को इस बारे में बात कर लूँगी। अभी ईशान से मिलकर आने के बाद थोड़ा सा खुश तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो उदास भी होता है। वह अपने आप से कहता है, मुझे आज इतना बुरा क्यों लग रहा है और दिल क्यों नहीं कर रहा था उससे मिलकर वापस आने का? शायद रोशनी की हरकतों की वजह से। कहीं मैं सच में ईशान से दूर ना हो जाऊं? नहीं, वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती, लेकिन वह कोशिश तो पूरी कर ही रही है कि मैं ईशान से दूर हो जाऊं। मैं क्या करूं जिससे वह अपने मकसद में कामयाब ना हो पाए? मुझे कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। अभी अपने कमरे में बैठा हुआ होता है और आज जो कुछ हुआ उसी सबके बारे में सोच रहा होता है।
तभी ऋतु जी और रणविजय जी दोनों उसके कमरे में आते हैं। वह दरवाजा नॉक करते हैं, लेकिन अभी आवाज़ सुनता ही नहीं है। दोनों कुछ देर सोचते हैं, लेकिन फिर दरवाजा खुला होता है तो कमरे में चले जाते हैं। अभी उन दोनों को देखकर हैरान होता है। रणविजय जी कहते हैं, हमने तुम्हारा दरवाजा नॉक किया, लेकिन तुमने कुछ बोला नहीं, तो हम ऐसे ही अंदर आ गए। अभी कहता है, कोई बात नहीं है डैड, आप लोगों को मेरे कमरे में आने के लिए नॉक करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज आइए और बैठिए ना। रितु जी कहती हैं, हाँ बिल्कुल बैठेंगे। वैसे हम दोनों तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आए हैं। अभी कहता है, हाँ कहिए ना। रितु जी कहती हैं, वो मैंने तुम्हारे लिए जिस लड़की को देखा है ना, वह मुझे बहुत पसंद आई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हें भी पसंद आएगी। तो मैं चाहती हूँ कि कल के कल ही तुम उससे मिल लो। अभी हैरानी से कहता है, लेकिन मॉम इतनी जल्दी क्यों? रणविजय जी कहते हैं, कुछ जल्दी नहीं है, बस एक बार मिल लोगे, एक दूसरे से बात कर लोगे, फिर थोड़ा समझोगे, ठीक है ना? अभी कहता है, आप लोगों की खुशी है इसमें, तो मैं ज़रूर जाकर मिलूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋतु जी और रणविजय जी दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अगले दिन रोशनी अपने केबिन में होती है। तभी रोनित वहां पर आता है और कहता है, रोशनी मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन कल हम दोनों की शादी है और तुम आज भी ऑफिस आई हो। रोशनी उससे नजर चुराते हुए कहती है, कुछ जरूरी काम था। रोनित कहता है, नहीं अब जो भी काम था वह सब खत्म। मैं जानता हूँ कि तुम शादी में कोई तामझाम नहीं चाहती, बस सिंपल सी शादी करना चाहती हो, लेकिन अब इतनी भी फीकी शादी तो नहीं करेंगे हम। मम चाहती हैं कि वह तुम्हारे लिए अपनी पसंद से ड्रेस लें। अब तुम मना मत करना, क्योंकि समय भी नहीं है, और उन्होंने तुम्हारे लिए पार्लर भी बुक किया है, तो तुम आज उनके साथ पूरे दिन रहोगी, और मुझे अपनी मॉम की भी हैप्पीनेस चाहिए। मुझे बहुत समय लगा उन लोगों को मनाने में, तो तुम मना मत करो। रोशनी बिना मन के कहती है, ठीक है। वह रोनित की माँ के साथ शॉपिंग के लिए जाती है। फिर जो जो वह कहती हैं वह सब कुछ वह करवाती है। फिर वह अपने हाथ में मेहंदी भी लगवा रही होती है, और मेहंदी को लगता हुआ देखकर उसे समझ में नहीं आता कि उसकी जिंदगी किस मोड़ पर ले जा रही है। कभी ये उसके अरमान थे, और आज जब इतने दिनों बाद वह ये सब कुछ हो रहा है, तो यह सब जैसे उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता है। वह मेहंदी जो उसके हाथों में लग रही है, वह जैसे उसके दिल के बोझ को बढ़ा रही है। उसे समझ में नहीं आता कि वह रोनित को जानती भी है इतने समय से। वो खुद शादी करना चाहती है, फिर भी ये सब कुछ क्यों लग रहा है उसे? ऐसा लग रहा है जैसे वह अपनी जिंदगी का बहुत ही गलत फैसला ले रही है। विजय जी और रितु जी के कहने के अनुसार अभी उस लड़की से मिल लेता है। वह बहुत ही मधुर भाषी और अच्छी होती है, और अभी की तरह ही काफी गंभीर और अच्छे से बात कर रही होती है। अभी ज्यादा उससे कुछ नहीं पूछ रहा होता है। वह कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप किसी के दबाव में मुझसे मिलने के लिए आए हैं? अभी कहता है, नहीं, कोई दबाव नहीं है, बस मेरे मॉम डैड चाहते हैं कि अब मैं जल्दी ही शादी कर लूँ, तो इसलिए मैं आया हूँ। आई थिंक आपकी फैमिली भी यही चाहती होगी। वह कहती है, हाँ फैमिली तो यही चाहती है, लेकिन अगर आपकी इसमें खुशी नहीं है तो आप मना कर सकते हैं। अभी कहता है, नहीं, मेरी मॉम को आप पसंद है, और वो काफ़ी तारीफ कर रही थी, तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह कहती है, क्या सच में आपको कोई परेशानी नहीं है? आप अपनी मॉम की पसंद से ही खुश हैं? अभी कहता है, हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह मेरे लिए कभी भी कुछ भी गलत डिसाइड नहीं करेंगी। वैसे आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मैं पसंद नहीं हूँ तो आप मना कर सकती हैं। मैं मुस्कुराते हुए कहती है, जो लड़का अपनी फैमिली को इतनी रिस्पेक्ट दे, अपने मॉम डैड के फैसले की इतनी रिस्पेक्ट करे, उसे नापसंद करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अभी कुछ भी नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद वह लोग इधर उधर की बातें करते हैं, और फिर अभी का फ़ोन बजता है, तो वह अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वह कहती है, मुझे भी। अभी वहां से तुरंत निकल जाता है। रितु जी जब अभी से पूछती हैं उसके बारे में, तो वह कहता है, मैम आपको पसंद है तो मुझे भी वह पसंद है। वैसे आप उसकी फैमिली से पूछ लीजिएगा, अगर मैं उन्हें पसंद नहीं तो फिर आप इस रिश्ते को मना कीजिएगा। रितु जी कहती हैं, मैं समझती हूँ, तुम फिक्र मत करो, किसी तरह का कोई प्रेशर किसी पर नहीं होगा। उसकी मर्जी होगी तभी हम शादी के लिए बात करेंगे, ठीक है? अभी अपना सिर हाँ में हिला देता है। अगले दिन ही रोशनी और रोनित की शादी होती है। रात हो चुकी होती है, और कंडा जी की
एक आखिरी उम्मीद होती है कि शायद अभिमन्यु किसी तरह से उनकी शादी को रोकेगा। वह भी टूट जाती है। करुणा जी यह बात समझ जाती हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि कल सुबह ही रोशनी की शादी रोनित से हो जाएगी और वह जो नहीं चाहती थी वह सब होगा। और वो जो चाहती थी कि रोशनी का हाथ किसी सुरक्षित हाथों में दे, वो सब नहीं हो पाएगा। अगले दिन रोनित अपनी फैमिली के साथ सुबह सुबह ही रोशनी के घर आ जाता है और वो लोग उनको देखकर काफ़ी हैरान होते हैं। रोनित कहता है, मुझसे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हुआ और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखों के सामने ही मेरी शादी का मंडप सजाया जाए। और रोशनी, तुम्हें तैयार होने में कोई कंजूसी नहीं करनी है। मॉम ने तुम्हें तैयार करने वालों को बुलवाया है, तो वो जिस तरह से तुम्हें सजाएंगे वैसे सजना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैंने जैसा तुम्हें हमेशा देखना चाहा है वैसे ही तुम आज देखो, ठीक है। रोशनी बिना किसी भाव के अपना सिर हाँ में हिला देती है। दोपहर तक सारी तैयारी हो जाती है और सभी लोग तैयार हो जाते हैं। रोशनी भी लाल कलर के लहंगे, मैचिंग हार, मांग टीका और झुमकों में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। रोनित जब उसे देखता है तो वह उसकी तरफ से अपनी नज़र हटा नहीं पा रहा होता है। वह मंडप पर बैठा होता है। रोशनी को देखते ही वह खड़ा हो जाता है। पंडित जी उसकी तरफ देखने लगते हैं तो रोनित कहता है, अब इतनी प्यारी दुल्हन है तो उसका हाथ पकड़ कर तो लाना ही होगा ना। वह रोशनी का हाथ पकड़कर उसे मंडप पर ले आता है और वह उसे वहां पर बैठा देता है और कहता है, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। जैसा मैंने सोचा था उससे भी बहुत ही सुंदर। रोशनी कुछ भी नहीं बोल रही होती है। उसके चेहरे पर बिल्कुल ही शून्य भाव होता है। वह कपड़े, वह गहने, वह सब जैसे उसे बहुत ही ज़्यादा घुटन दे रहे होते हैं, लेकिन वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि यह सब कुछ उसके खुद का फैसला है। इंसान जिसको नहीं पता होता है कि यह सब कुछ क्या हो रहा है, वह बस हैरानी से वहाँ उन लोगों को देख रहा होता है। वह वहाँ सोफे पर बैठी करुणा जी के पास जाता है और प्यार से उनके गाल को छूकर कहता है, नानी माँ, ये क्या हो रहा है? मम्मा वहाँ पर क्या कर रही हैं? करुणा जी उसका हाथ अपने हाथ में ले लेती हैं और वह कुछ कहना तो चाहती हैं, लेकिन उनका गला भरा हुआ होता है, इसलिए वह कुछ भी नहीं कह पाती हैं। तो मीना जी को इशारे से ईशान को कमरे में ले जाने के लिए कहती हैं, क्योंकि इस वक्त वह उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दे सकती। मीना जी आती हैं और वह प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसे गोद में ले लेती हैं और बात करते हुए वहां से ले जाती हैं। पंडित जी शादी के मंत्रों को पढ़ना शुरू करते हैं। तभी वहां पर अभिमन्यु आ जाता है और वह कहता है, रुक जाइए पंडित जी, इतनी भी कोई जल्दी नहीं है। सभी अभिमन्यु को देखकर हैरान हो जाते हैं। रोनित उसे घूरते हुए कहता है, तुम होते कौन हो पंडित जी को रोकने वाले, और तुम्हें बुलाया किसने है? मनु तेज कदमों से खुद मंडप पर चला जाता है और रोनित का कॉलर पकड़कर उसे लगभग खींचते हुए मंडप से नीचे ले आता है और कहता है, तुम्हारे सभी सवालों का जवाब मैं देता हूँ। सभी अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं और अब मनु और रोनित को देखने लगते हैं। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।